गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज के टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता से हम टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम थ्योरी प्लस एमसीक्यू के साथ हम चलेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे और उसका थ्योरी के साथ एमसीक्यू भी करेंगे, जिससे आप कोई भी एग्जाम आने में दिक्कत ना हो। और यकीन माने फ्रेंड, यहाँ से हर क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के टॉप क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? किस स्थान पर नग्न धड़ पाया गया? अब इस दोनों क्वेश्चन मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। चलिए, तो पहले हम देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे थ्योरी कौन सा है देखेंगे। थ्योरी देखने के बाद यहाँ पे हम एमसीक्यू के रूप में देखेंगे, एमसीक्यू के रूप में भी देखेंगे, और उसका एमसीक्यू के साथ साथ उसका एनालिसिस भी करेंगे हर क्वेश्चन का, कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए, तो आज का कुछ मेन टॉपिक देखते हैं थ्योरी के माध्यम से। पहला है, सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, यह सभ्यता त्रिभुजाकार थी। सिंधु सभ्यता कैसे थी? ये त्रिभुजाकार क्षेत्र थी। इसका क्षेत्रफल कितना था? 12,99,600 किलोमीटर इतना था। अगला है, 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम चार्ल्स मर्सर ने हड़प्पा को बड़ी संख्या में ईंटें प्राप्त हुई थी। ये क्वेश्चन में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1826 में सर्वप्रथम चार्ल्स मर्सर को हड़प्पा से बड़ी संख्या में ईंटें प्राप्त हुई थी। क्या प्राप्त हुई थी? ईंटें प्राप्त हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला दिया यहाँ पे, आगे देखते हैं आगे क्या है यहाँ पे। 1856 में कराची और लाहौर के बीच रेल मार्ग बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता है। परिणाम स्वरूप हड़प्पा के खंडहर की खुदाई की गई। खुदाई करते समय यह एक प्राचीन स्थल होने का आभास हुआ। ध्यान रखिएगा, कब कराची और लाहौर के बीच रेल मार्ग बनाने के लिए कब क्या ईंट आवश्यकता हुई थी? 1856 में हुई थी। ध्यान रखेंगे। विद्वानों ने हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम राजधानी कहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। यहाँ से प्राप्त बर्तन पर मानव आकृति भी प्राप्त हुई थी। ठीक है, हड़प्पा से एक दर्पण प्राप्त हुआ जो तांबे का बना था। ध्यान रखिए, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हड़प्पा से एक दर्पण प्राप्त हुआ था, वो किस चीज़ का बना था? तो वो तांबे का बना था। स्वास्तिक चिन्ह भी हड़प्पा के ही देन है। स्वास्तिक जो चिन्ह है, जो कि स्वास्तिक जो चिन्ह होता है, ये हड़प्पा के ही देन होती है। ध्यान रखिएगा। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधुवासी सूर्य का भी उपासना करते थे। ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हिरुपिया भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है। अगला पॉइंट है यहाँ पे, मेसोपोटामिया साहित्य में प्रयुक्त मेलुहा शब्द सिंधु घाटी की पहचान की जाती है। अगला देखते हैं यहाँ पे, हड़प्पा से प्राप्त मुद्रा में गरुड़ का अंकन मिला। हड़प्पा से प्राप्त मुद्रा में गरुड़ का अंकन मिला। हड़प्पा से तांबा से बनी एक इक्का गाड़ी भी मिली। चांदी का सर्वप्रथम उपयोग हड़प्पा के काल में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा कि चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा के काल में हुआ था। ध्यान रखिएगा। खोज में प्राप्त सुइयों से ज्ञात होता है कि सिंधु निवासी सिले हुए कपड़े पहन लेते थे। यानी कि सिंधु के जो निवासी होते थे वे सिले हुए क्या पहनते थे? कपड़े पहनते थे। आगे देखते हैं यहाँ पे, सिंधुवासी पशुपति महादेव की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता की लिपि प्रधान लिपि थी। इसकी लिपि में लगभग 400 वर्ण थे। कितने? 400 वर्ण थे। स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। कहाँ? गुजरात में खोजे गए थे। स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा की सभ्यता के सर्वाधिक स्थल। ध्यान रखिए क्वेश्चन को भी। अगला पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पे, हड़प्पा काल में मातृदेवी की प्रधानता थी। किसकी थी? मातृदेवी की प्रधानता थी। अगला पॉइंट है यहाँ पे, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? गेहूँ था। सिंधु सभ्यता का लोगों का मुख्य भोजन क्या था? गेहूँ था। ध्यान रखिएगा। कब्रिस्तान R37 का साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुआ। हड़प्पा कालीन स्तर हैलूर से तलवार बनाने के साक्ष्य भी मिले थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को। हड़प्पा से प्राप्त धरती देवी की समानता मिस्र के आइसिस देवी से की जाती है। सिंधु सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ वहाँ से प्राप्त मुहरे हैं। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे क्या है कि हड़प्पा सभ्यता चरण हकारा चरण से संबंधित है। पूछा जाएगा प्रारंभिक हड़प्पा चरण
हकारा चरण से संबंधित है, जिसे घग्घर हकारा नदी घाटी में चिन्हित किया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला दिया है यहाँ पे, हड़प्पा लिपि का प्रथम उदाहरण लगभग 3000 ईसा पूर्व के समय का मिलता है। इस चरण की विशेषता एक केंद्रीय इकाई होना तथा बढ़ते हुए नगरीय पुण्य थे। ठीक है, व्यापार क्षेत्र विकसित हो चुका था और खेती साक्ष्य भी मिले हैं। उस समय मटर, तिल, खजूर, रुई आदि की खेती होती थी। आगे देखते हैं यहाँ पे, 2600 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के आने तक प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता बड़े बड़े नगरीय केंद्रों में परिवर्तित हो चुकी थी, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में लोथल, जो वर्तमान में भारत के गुजरात राज्य में क्या है, स्थित है। आगे देखते हैं यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन का आरंभ 1800 ईसी पूर्व से माना जाता है। 1700 ईसी पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता के कई शहर समाप्त हो चुके थे, परंतु प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद संस्कृति में भी इसके तत्व देखे जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे। चलिए, यहाँ तक हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर हम आते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या था? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल था, 2500 ईसा पूर्व से 1750। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो पवनों की दिशा में परिवर्तन होना, यही भारत की जलवायु का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि पवनों की दिशा में हरदम क्या होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? तो अल मसूदी द्वारा ये अरब विद्वान थे, इन्होंने भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किया था, अल मसूदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि की शैली कैसी होती थी? तो वेस्ट्रोफेडन नाम लिपि की शैली होती है, वेस्ट्रोफेडन। अब यहाँ पे वेस्ट्रोफेडन क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे पूर्ण रूप से जानकारी यहाँ पे करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की शैली वेस्ट्रोफेडन है, अर्थात पहली पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं लिखी जाती थी। वेस्ट्रोफेडन एक प्रकार का द्विदिशात्मक पाठ है जो प्राचीन पांडुलिपियों और अन्य शिलालेखों में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे, पदार्थ के परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किए थे? पदार्थ के परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किए? तो जॉन डाल्टन ने पदार्थ के परमाणुविक सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रस्तावित किए थे, जॉन डाल्टन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, परमाणु के नाभि का आकार होता है तो 10 के पावर -15 मीटर, यह परमाणु का नाभि का आकार होता है 10 के पावर -15 मीटर होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थल पर विशाल भंडार पाया गया? सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थल पर विशाल भंडार पाया गया? तो ये मोहनजोदड़ो में पाया गया। कहाँ? मोहनजोदड़ो में सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल भंडार पाया गया। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पहले इसके बारे में हम देख लेते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो विशाल अन्न भंडार पाया गया, जबकि हड़प्पा में 6 छोटे छोटे अन्न भंडार पाए गए। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा में अर्थ है मुर्दों का टीला, यानी मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मुर्दों का टीला। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की थी? तो ये कांस्य युग की सभ्यता थी। कैसी थी? ये कांस्य युग की सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट एक जरूर करेंगे कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पर हम स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था?
सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। क्या था? व्यापार था मुख्य व्यवसाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे थे? तो ये शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी ये शहरी सभ्यता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं यहाँ पे। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में। 1194 में। चलते फ्रेंड, ये क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो 1194 के हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखता हूँ यहाँ पे कि चंदावर का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? तो मोहम्मद गोरी और जयचंद्र के बीच। मोहम्मद गोरी और जयचंद्र के बीच चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ा गया था, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल भारत में मौजूद नहीं? तो चन्हुतरो जो है ये सिंधु घाटी स्थल जो है भारत में नहीं मौजूद है। चन्हुतरो कहाँ है? भारत में नहीं मौजूद है। ठीक है, यहाँ इसके बारे में देखते हैं। चन्हुतरो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरी झुककर चरण के बाद एक पुरातात्विक स्थल है। यह साइट सिंध पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इस स्थान को इंद्रगोप मनकों के निर्माण स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का भी निशान स्थित है। अगला देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर टेराकोटा से बनी मूर्तियों की खोज हुई थी? तो मोहनजोदड़ो। टेराकोटा से बनी मूर्तियों की खोज कहाँ पर हुई थी? तो मोहनजोदाड़ो में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक पुरातात्विक स्थल है। 2500 ईसा पूर्व के आसपास निर्मित यह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्तियों में एक थी। मोहनजोदड़ो में विभिन्न खोजों शामिल है। ग्रेट बाथ, महान अन्न भंडार, कांस्य नृत्य करने वाली लड़की, दाढ़ी वाला आदमी, टेराकोटा खिलौना, बैल मोहर, पशुपति मोहर, मेसोपोटामिया प्रकार के 3 बेलनाकार मोहर, बुने हुए कपड़े का एक टुकड़ा भी शामिल है। अगला देखते हैं यहाँ पे। बिहार के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर है? तो 86% लोग बिहार के कृषि पर निर्भर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। बिहार का कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है? तो कुशेश्वर अभ्यारण्य। बिहार में एक कुशेश्वर अभ्यारण्य है, जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, ये ध्यान रखिएगा। देखते हैं यहाँ पे कुशेश्वर स्थान पक्षी दरभंगा जिला के अंतर्गत कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड में यह झील है, जिसे स्थानीय भाषा में चौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौर कहा जाता है।